So we are going human digestive system. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इमेजिन करो कि आप कोई खाना खा रहे हो। तो खाना खाने से सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है वो होता है आपका माउथ एंड माउथ कैविटी। खाना वहां से होके आपके फेरिंग से होके जाता है आपके अ, इस पाइप में, जिसको बोलते हैं इसोफेगस। ये कनेक्ट करता है आपके माउथ से लेके, ये बहुत बड़ा पाइप होता है। ये कनेक्ट करता है। तो बेसिकली इट्स एन ऑर्गन, इट्स इन द शेप ऑफ अ पाइप। ये ट्रैकिया के पीछे होता है। ठीक है, ट्रैकिया जो होता है ये आपका विंड पाइप होता है। तो फेरिंग्स जो होता है ये दोनों को कवर करता है। ठीक है, तो फेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है, ठीक है, तो फेरिंग्स के दो पार्ट होते हैं। एक होता है नेजोफेरिंग्स, जो नेजल से होके ट्रैकिया तो जाता है। और एक होता है तुम्हारा ओरोफेरिंग्स, जो माउथ से कनेक्ट होके इसोफेगस में जाता है। तब जब आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक फ्लैप की तरह होता है। तो जब आप खाना खाते हो तो वो फ्लैप जो है वो ट्रैकिया को कवर करता है, ताकि खाने की कोई भी चीज जो है वो आपके विंड पाइप में ना जाए। और जब आप सांस लेते हो तब ये फ्लैप इस तरफ हो जाता है, ताकि आपकी जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो वो विंड पाइप में चले जाए। तो ये ऐसा होता रहता है। ठीक है, और ये अनकॉन्शियस रिएक्शंस होते हैं। तो एपिग्लॉटिस हम कंट्रोल नहीं करते हैं। तो बेसिकली इट्स बेसिकली आप उसको पता चल जाता है कि लाइक जब आप सांस ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो उस तरफ अ, उसको दूसरे साइड में वो बंद कर देता है। समटाइम्स आपने देखा हो कि कभी आपका ध्यान नहीं हो या कुछ ऐसा, आपने हंसते हंसते कुछ खा लिया या बातें करते करते कुछ खा लिया। तो कभी उस टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ खाना उस एपिग्लोटिस में लगते लगते नीचे जाते जाते रह जाता है। तो जब ऐसा होता है तो आपको एक रिफ्लक्स में ऐसे रिएक्शन आ जाता है। आप खांसने लग जाते हो। तो बेसिकली एपिग्लोटिस जो होता है वो आप ब्लॉक कर रहा होता है, ताकि कोई खाना आपके ट्रैकिया से होके आपके लंग्स में ना जाए। ठीक है, तो ट्रैकिया और लंग्स की बात, और ट्रैकिया और ब्रोंकस और लंग्स की बात हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे। फिलहाल डाइजेस्टिव सिस्टम में वी विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट्स। तो माउथ हो गया, तुम्हारा फेरिंग्स हो गया। फेरिंग से होके ये इसोफेगस के थ्रू जाके ये स्टमक में जाएगा। ठीक है, तो स्टमक यहाँ पे एग्जैक्टली डायफ्राम के जस्ट नीचे यहाँ पे होता है। यहाँ से होके, स्टमक से होके वो जाता है तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ऑल्दो लिवर जो है, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर, लिवर एक बड़ा ऑर्गन होता है, रेडिश कलर का, रेडिश ब्राउनिश कलर का। और उसके एक पाउच में गॉल ब्लैडर होता है, काइंड ऑफ ग्रीनिश कलर का होता है। तो ये मिलके बाइल बनाते हैं, बाइल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। बाइल का काम होता है फैट को इमल्सिफाई करना। ठीक है, तो यहाँ से अपना खाना नीचे आया, स्टमक में आया। यहाँ पे एक स्पिंटर होता है जिसको बोलते हैं इसोफेगिक, इसोफेगो गैस्ट्रिक स्पिंटर। तो स्टमक को गैस्ट्रिक भी बोलते हैं। हम तो यहाँ पे वो स्पिंटर होता है, तो जैसे खाना यहाँ पे आ जाता है वो स्पिंटर बंद हो जाता है। अब यहाँ पे खाना जो है वो चर्न होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक एसिड होता है जो फॉर्म होता है, जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो एसिड जो है वो उस खाने को और यहाँ पे एंजाइम प्रोड्यूस होता है पेप्सिन। तो ये दोनों मिलके वो खाने को जो है वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ केसेस में यहाँ पे जो स्पिंक्टर होता है सॉरी, तो स्पिंक्टर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपने कोई टैप देखा होगा। तो आपने टैप शुरू कर दिया तो पानी आ जाता है, टैप बंद कर दिया पानी बंद हो जाता है। तो बेसिकली वो स्पिंक्टर ऐसे ही होता है। एक बार ये बंद हो जाता है तो ये कितना भी यहाँ पे चर्न कर ले खाना, खाना कभी वापस ऊपर नहीं जाता।
लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह जाता है, ठीक है, स्पिंटर ठीक तरह से बंद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि जब ये खाना यहाँ पे घूम रहा हो तो खाना ऊपर चला जाता है, और इसी को बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। ये आगे हम और देखेंगे। मुझे सबको एक आइडिया दे देती हूँ कि खाना जो है एसिड के साथ, ठीक है, ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, और जो एसिड है वो स्टमक में रहना चाहिए, और क्योंकि वो ऊपर चला जाता है, वो एक बर्निंग सेंसेशन आ जाती है, कि आपको एकदम वो एसिड का जो मुंह में आ जाता है खाना, तो उसका जो बर्निंग एसिड टाइप सेंसेशन लग जाती है, ठीक है, तो ये एसिड रिफ्लक्स होता है। खाना जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो डाइजेस्ट होगा, तो यहाँ से खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, बहुत बार पूछते हैं, सिंपल सा सवाल है, तो याद रखना, DIJ, सॉरी DJI, ठीक है, तो DJI मतलब डिओडिनम जेजुनम इलियम, ठीक है, तो स्टमक को जो कनेक्ट करता है वो होता है तुम्हारा डिओडिनम। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिओडिनम है कि इलियम है, इसको याद कैसे रखोगे? एक और तरीका है याद रखने का, अगर निमोनिक याद नहीं रहते हैं तो, दैट इज कि अल्सर जो होते हैं, ठीक है, पेट में हम बोलते हैं कि अल्सर हो गया, अल्सर हो गया, तो अल्सर जो होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। एक होता है पेप्टिक अल्सर, तो पेप्टिक अल्सर वो होते हैं जो स्टमक में होते हैं, और दूसरे होता है डिओडिनल अल्सर, ठीक है। तो याद रखना कि स्टमक जो है वो डिओडिनम से कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। इससे भी एक तरीका है याद रखने का कि जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो डिओडिनम होता है। बाइल जो लिवर और गॉल ब्लैडर से निकल के आता है वो डिओडिनम में आता है। और इवन जो पैनक्रियाज होते हैं, तो यहाँ पे एक लीफी काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये बरोबर से डिओडिनम के सी में, सॉरी, डिओडिनम के सी में बैठा होता है, ठीक है। तो ऐसे सोच लो कि आपका जो उम्बिलिकस है, नाभि है, उसके एग्जैक्ट एकदम पीछे की तरफ वो बैठा है, ठीक है, और वो भी अपने जो एंजाइम्स हैं वो डिओडिनम में सेक्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिवर और गॉल ब्लैडर से भी जो आता है वो आता है डिओडिनम में, और यहाँ से भी जो आता है एंजाइम्स पैनक्रियास से, वो भी डिओडिनम में आता है। तो बेसिकली डिओडिनम में बिकॉज बाइल के लिए भी कुछ आ रहा है, बाइल भी आ रहा है जो फैट्स को इमल्सिफाई करेगा, जिस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। सिमिलरली एंजाइम्स आ रहे हैं जो एंजाइम्स भी तोड़ेंगे, तो बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। वहाँ पे अमीनो एसिड्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, सबका जो एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो बाकी के इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, पानी हो गया, वो छोड़ दी, और वेस्ट होता है वो छोड़ दिया जाता है। तो पानी कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? पानी और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हो गए आपका, पहला हो गया डिओडिनम, फिर हो गया जिजुनम, और फिर हो गया इलियम। इलियम वो होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से अटैच हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है वो होता है सीकम, CAECUM। तो इस जंक्शन को इलियोसिकल जंक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो सीकम हो गया सबसे पहला वाला पार्ट, फिर तुम्हारा हो जाता है असेंडिंग कोलॉन, फिर तुम्हारा होता है कोलॉन, उसके बाद होता है डिसेंडिंग कोलॉन, और उसके बाद होता है सिग्मोइड कोलॉन, फिर तुम्हारा रेक्टम, और उसके बाद फिर एनस, ठीक है। तो ये बनते हैं तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम। सो वापस से ये माउथ हो जाता है, ठीक है, माउथ एंड माउथ कैविटी, फेरिंग्स, उस फेरिंग्स माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता हुआ इसोफेगस, स्टमक, साइड में लिवर, गॉल ब्लैडर। यहाँ पे जब ये सी कर रहा है तो ये सी है तुम्हारा डिओडिनम, उस डिओडिनम के सी में है तुम्हारा पैनक्रियास, डिओडिनम को लग के है तुम्हारा जेजुनम, जेजुनम फिर जाके हो जाता है तुम्हारा सीकम, सॉरी इलियम, इलियम को ज्वाइन कर रहा है तुम्हारा सीकम,
ठीक है। सिकम, फिर तुम्हारा असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन, रेक्टम, और तुम्हारा, सॉरी, और तुम्हारा हो गया एनस। ठीक है। अब इसमें अगर तुम देखोगे तो जो सीकम है, ठीक है, तो उसको एक छोटा सा ऑर्गन लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, और वही होता है तुम्हारा अपेंडिक्स। ठीक है। तो याद रखना, अपेंडिक्स राइट साइड में होता है, लिवर राइट साइड में होता है, गॉल ब्लैडर राइट साइड में होता है, पैनक्रियास जो है वो अम्बिलिकल के पीछे होते हैं। ठीक है। Let's go on to the next one. So the digestive system consists of several organs that work together to break down food, absorb nutrient, and eliminate waste. The system is divided into two main categories: digestive tract, also known as gastrointestinal tract. जैसे मैंने आपको बोला, स्टमक को गैस्ट्रो भी बोलते हैं, इसलिए हमने गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के बारे में बात की थी। ठीक है। तो गैस्ट्रो याद रखना, गैस्ट्रो गैस्ट्रिक स्टमक का ही नाम है। एंड द एसेसरी ऑर्गन्स विच आर लीवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है। तो लीवर जो तुम्हारे राइट साइड में बहुत ही बड़ा ऑर्गन होता है, ठीक है, और उसके पाउच में गॉल ब्लैडर होता है, दोनों मिलके बाइल बनाते हैं जो फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं। एंड पैनक्रियाज जो होता है लीफी, तो वो एंजाइम्स और हॉर्मोन्स बनाते हैं जो डाइजेशन में भी मदद करते हैं। सो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड द स्ट्रक्चर एक एक करके समझते हैं। पहला है तुम्हारा माउथ और द ओरल कैविटी। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं, ठीक है, इसको ऊवुला बोलते हैं। ठीक है। ये रेस्पिरेटरी, और इसमें आपको ज़्यादा काम देंगे, लाइक यू कैन गो इनटू मोर डिटेल्स की उनकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं। फॉर द डाइजेस्टिव वंस यू जस्ट नीड टू नो कि माउथ कैविटी जो होती है, ओरल कैविटी जो होती है, उसमें लाइक माउथ में ओरल कैविटी होती है, दांत होते हैं, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, एंड यू हैव द टंग। तो सारे मिलके काम करते हैं। इट वर्क्स एज अ मैकेनिकल। डाइजेशन स्टार्ट्स विद द मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब होता है chewing, which breaks foods into smaller pieces. Saliva produced by salivary glands contains salivary amylase. amylase वो होता है जो माउथ में कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन कर लेता है। तो ये एमसीक्यू बहुत बार आता है कि वो कौन सा एंजाइम है। याद रखना, एज यहाँ पे लिखा होता है, ASE। एज का मतलब होता है कि वो कोई तो एंजाइम है। ठीक है। तो लैटिन में जब भी आप कोई एज देखोगे नाम के आगे, तो वो एंजाइम होगा। तो यहाँ पे ये एंजाइम होता है अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। देन यू हैव द इसोफेगस। तो इसोफेगस मस्कुलर ट्यूब होता है दैट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक। हमने देखा कि माउथ के पीछे से ये जाता है बहुत बड़ा, और वो स्टमक को कवर करता है। इस स्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? वो फ्लैप होता है जो कवर करता है। अगर आप खाना खा रहे हो तो वो ट्रेकिया को कवर कर देगा। अम, और अगर आप लाइक सांस ले रहे हो तो वो इस तरफ चला जाएगा, इसोफेगस की तरफ चला जाएगा। तो इस केस में क्या, ऐसे केस में क्या हो जाता है, इट इट सेव्स यू, इट सेव्स फ्रॉम यू फ्रॉम food from entering your respiratory system. ठीक है। So the food is moved from the mouth to the stomach through the process called as a peristalsis, which is a series of a wave-like muscle contraction. The lower esophageal sphincter, जिसकी मैंने बात की थी जब मैंने आपको टैप का एग्जाम्पल दिया था, कि ये उसको टाइट बांध के रखता है। ठीक है। रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक एंड प्रिवेंट्स रिफ्लक्स। तो एक बार वो बंद हो गया तो स्टमक में खाना कितना भी घूमता रहे वो वापस ऊपर नहीं आएगा। तो ये उसके लिए मदद करता है। ठीक है। और पेरिस्टालसिस क्या होता है कि बेसिकली अगर पीछे से थोड़ा थोड़ा करके वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, आगे वाले रिलैक्स होते रहते हैं, फिर आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसके आगे वाले रिलैक्स होंगे, ऐसे कर करके खाना जो है वो ऊपर से पूरा नीचे तक, पूरा वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाइप में घूम घूम के पूरा एनस तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस बोलते हैं। याद रखना, ये पूछते हैं। स्टमक, इट्स अ मस्कुलर
शेप जे शेप्ड ऑर्गन, तो देखो ऐसे जे शेप्ड होता है, दैट लाइज इन द अपर abdomen. द स्टमक कंसिस्ट ऑफ फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस. एच इसलिए यहाँ पे जो एक बैक्टीरिया होता है जो स्टमक का गैस्ट्राइटिस और फिर कैंसर करता है, उसको एच पाइलोरी भी बोलते हैं. ठीक है, तो याद रखना, मोस्टली फाउंड इन द पाइलोरस पार्ट, तो उसको एच पाइलोरी भी बोलते हैं. ठीक है, जो हम स्टमक के कैंसर कॉज करता है. तो द स्टमक परफॉर्म्स मैकेनिकल डाइजेशन, जिसको चर्न बोलते हैं. ये समझ लो कि जैसे कि आपने सीमेंट मिक्स करने वाली मशीन देखी होगी, तो वो जैसे चर्न करती रहती है, तो ऐसे ये फूड को चर्न करता रहता है. यहाँ पे जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है वो बंद हो जाता है, ताकि खाना जो है वो ऊपर ना जा सके. गैस इसको डाइजेस्ट करने के लिए जूस बनाए जाते हैं. तो जो गैस्ट्रिक जूसेस बनाए जाते हैं उसमें मेन जो काम होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड तो एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है स्टमक में. ठीक है, जो अल्सर कॉज, जो भी एसिडिटी वगैरह कॉज कर सकता है. सो सबसे पहले जब खाना यहाँ पे आता है, तो गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, जिस जो है पेप्सिनोजन. ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देगा. ठीक है, तो नॉर्मली एमसीक्यू आता है कि कौन सा एंजाइम स्टमक में, ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, तो वो होता है पेप्सिन. ठीक है, द स्टमक ऑल्सो प्रोड्यूसेस म्यूकस टू प्रोटेक्ट इट्स लाइनिंग फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट. तो वो एसिड से उसकी जो लाइनिंग है वो जल ना जाए, इस वजह से वो म्यूकस भी प्रोड्यूस करता है. तो क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली यही आते हैं कि गैस्ट्रिक जूस कौन सा होता है, तो वो होता है तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. खाना जब गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाता है, इसको हम काइम कहते हैं, CHYME. ठीक है, वो कौन सा वाला एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, स्टमक प्रोड्यूस करता है, तो वो होता है पेप्सिन. ठीक है, HCl एक्टिवेट कर देगा उसको, और वो प्रोटीन को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा. उसके बाद आता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन. तो हमने बोला देखा कि ये जो यहाँ का पार्ट है, ठीक है, तो स्टमक जो है वो डियोडिनम में डियोडिनम को अटैच हो जाएगा, और इसकी जो सी है, इसी वाले पार्ट में पेनक्रियाज रहता है. ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शन: डियोडिनम, जिजुनम, इलियम, DJI. It is a long coil tube that is lined with tiny finger-like projection called as villi. तो ये जो विलाय होते हैं ना, ये छोटे छोटे, बोल सकते हैं कि ऐसे हैरी लाइनी टाइप होते हैं. ये सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम. 6 मीटर लॉन्ग होता है. ठीक है, इतना बड़ा होता है. तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो लार्ज इंटेस्टाइन बोल देते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन ये स्मॉल है. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर है टोटल लेंथ, और स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ 6 मीटर्स है. फंक्शन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन. सारे न्यूट्रिएंट यहीं पे एब्सॉर्ब होते हैं. द फूड इज मिक्सड विद बाइल, जो लीवर से आ रहा है, और पैनक्रियाटिक एंजाइम containing enzymes like amylase, lipase and protease. अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है. लिपेज जो है वो लिपिड्स और फैट्स को ब्रेक डाउन करता है. एंड प्रोटीएज प्रोटीन्स के टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल. तो याद रखना, जैसे मैंने बोला था, एज जो होगा दैट इज अ एंजाइम. लिवर, तो इट इज अ लार्ज रेडिश ब्राउन ऑर्गन लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द abdomen. मैंने बोला था पहले, यहाँ पे इसकी जो पाउच होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है. ठीक है, द लिवर प्रोड्यूसेस बाइल विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर एंड रिलीज इनटू द डिओडिनम. ठीक है, बाइल
एड्स इनटू द इमल्सिफिकेशन। तो ये प्रोसेस कभी कभी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड वेयर देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड्स इनटू स्मॉलर लिपिड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स को, उसका प्रोसेस क्या होता है जो बाइल कराता है, तो उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इट अलाउज द लाइपेज टू एक्ट मोर, लाइपेज इन लिपिड ड्रॉपलेट्स पे एक्ट करते हैं। एंड द लीवर ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड स्टोर्स ग्लाइकोजन। तो जो भी, इसलिए बोलते हैं ना कि जब आप अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, सबसे पहले लिवर खराब होता है। बिकॉज लिवर का काम होता है कि जब भी बॉडी में कोई टॉक्सिन्स आ जाते हैं तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम लिवर करता है। ठीक है, ताकि आपके दूसरे ऑर्गन स्पेशली किडनी को कोई हार्म ना पहुंचे। और वो ग्लाइकोजन स्टोर करता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक स्टोर फॉर्म होता है। तो जब बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता है तब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपके बॉडी को एनर्जी दे दे सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इवन इफ यू स्टार्व, आप एक दिन में नहीं मरते हो। ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। पेनक्रियास, तो जैसे हमने बोला, तो ये स्टमक आता है और यहाँ से डिओडिनम चालू हो जाता है। तो डिओडिनम के बराबर से सी में ये लीफ, एक पत्ते जैसा लीफ जैसा जो स्ट्रक्चर है वो रहता है। दिस इज पैनक्रियास। पैनक्रियास जो होता है, इट इज ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, basically behind the umbilicus. The pancreas secretes pancreatic enzymes, amylase, lipase and protease। तो ये मदद करता है ब्रेक डाउन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स। तो amylase is for carbohydrate, lipase is for lipids and protease is for proteins। पैनक्रियास जो है वो एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ वो एंडोक्राइन एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे आप देख रहे होंगे, ये जो होते हैं, ये इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं, ये सवाल आता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है या और पैनक्रियास के कौन से ऐसे सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये वो सेल्स होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन नाम तो आप लोगों ने सुना होगा कि इंसुलिन जो होता है वो क्या काम करता है। बेसिकली उसके दो काम होते हैं। एक होता है कि वो आपके शुगर, मेन काम होता है कि वो आपके ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है। ठीक है, और दूसरा काम होता है कि वो फैट लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, जो एडिपोज टिश्यू है उसका जो फॉर्मेशन है वो बढ़ा देता है। ठीक है, ग्लूकागॉन उसका ऑपोजिट है। ग्लूकागॉन ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब कितना इंसुलिन सेक्रेट होगा, कितना ग्लूकागॉन सेक्रेट होगा, ये जो सारा रेगुलेशन है ये हाइपोथैलेमस पूरी तरह से संभाल लेता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस, आप एंडोक्राइन सिस्टम में देखोगे, हाइपोथैलेमस जो होता है वो सारा बॉडी का जो फूड इनटेक है उसको रेगुलेट करता है। आपको कब खाना, भूख लगेगी, कब खाने का मन करेगा, वो सारा हाइपोथैलेमस देख लेता है। और उसी हिसाब से ब्लड शुगर लेवल कितना है, तो उस हिसाब से ये जो ऑर्गन्स है, ये ये जो हार्मोन्स है ये सिक्रीट होते हैं ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रह सके। लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो पोर्शन है ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम है। तो इलियम जो होता है ये सीकम से जुड़ता है। ये मैंने बोला, इसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। कुछ बच्चों में यहाँ पे कभी कभी ये इलियोसिकल जंक्शन में कुछ लाइक इश्यूज आप देख सकते, एब्जॉर्प्शन के या तो फूड ट्रांसफर करने के इश्यूज आ जाते हैं। बिकॉज ये बहुत नैरो जंक्शन होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे कभी कभी कुछ बच्चों में प्रॉब्लम हो जाते हैं।
ये जो स्मॉल हमने बात की, जो उसको वेस्टिजियल ऑर्गन जो अटैच है, ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है। वर्मीफॉर्म इसलिए उसको बोलते हैं, वर्म की तरह वो उसका शेप होता है। ठीक है, ये वेस्टिजियल होता है। अडल्ट में इसका कोई काम नहीं होता। बच्चों में ये इम्यूनिटी में मदद करता है। ठीक है, ये सीकम है। फिर ये तुम्हारा असेंडिंग कोलॉन ऊपर जा रहा है, साइड में जा रहा है ट्रांसवर्स कोलॉन, नीचे आ रहा है डिसेंडिंग कोलॉन, एस की तरह बना रहा है सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम, और नीचे का एनस। ठीक है, द लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे हमने बोला कि न्यूट्रिएंट वगैरह अब्सॉर्ब करने का सबसे मेन काम कौन करता है? तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट्स और तुम्हारा अ, तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सारे न्यूट्रिएंट जो है वो एब्सॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से में क्या आता है? पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो पानी इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी है वो उसमें से निकाल लेता है जितना भी निकाल सके, और बाकी का छोड़ देता है, जिससे कि तुम्हारा फीसेस बन जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो हाउसेस बैक्टीरिया दैट हेल्प्स डाइजेस्ट रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, तो यही पे होते हैं तुम्हारे अच्छे वाले बैक्टीरिया। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट। तो लेट्स टॉक अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहले होता है तुम्हारा इंजेक्शन। So ingestion is just when the process begins when the food is taken into the mouth, where it is mechanically broken down by chewing and chemically broken down by salivary amylase। तो हमने देखा था कि जो माउथ में एमिलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को, जो स्टार्च होते हैं, स्टार्च बोलो कार्बोहाइड्रेट्स बोलो, उनको ब्रेक डाउन करता है। मेनी टाइम्स आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा एंजाइम होता है जो माउथ में स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है, या जो माउथ में कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो याद रखना अमीलेज उसका नाम है। सॉलोइंग एंड पेरिस्टालसिस, तो क्वेश्चन तुम्हारा बनता है कि कौन से मूवमेंट से खाना जो है वो आगे आगे जाता रहता है, तो पेरिस्टालसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, पेरिस्टालसिस मतलब क्या? पीछे वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, आगे वाला रिलैक्स होता है, ऐसे कर करके अ, खाना जो है वो माउथ से लेके नीचे तक चला जाता है। So the bolus of chewed food, is swallowed and moves through the esophagus by peristalsis, which is a wave-like muscle contraction. Wave-like क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीछे वाला हिस्सा बंद होगा, आगे वाला ओपन हो जाएगा, रिलैक्स होगा, फिर वहां का वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा, आगे वाला रिलैक्स होगा, इसलिए उसको बोलते हैं कि वेव की तरह ये आगे चलता रहता है। द फूड passes थ्रू द लोअर esophageal sphincter into the stomach। ठीक है, तो माउथ से निकला, ठीक है, माउथ में इंजेक्शन हुआ, फिर इसोफेगस में पेरिस्टालसिस से होके स्पिंक्टर से होके स्टमक तक पहुंच गया। स्टमक में डाइजेशन होगा। वंस इन द स्टमक फूड इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूसेस व्हिच इंक्लूड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द एंजाइम पेप्सिन। देखो, पेप्सिन वो एंजाइम होता है जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है, जो प्रोटीन को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। याद रखना हमने क्या बोला था, HCl जो होता है दैट इज अ प्रीकर्सर। HCl जो होता है वो पेप्सिनोजन बनाता है, जो एक्टिवेट होके पेप्सिन बनता है। पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड में ब्रेक डाउन करता है। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि वो कौन सा एंजाइम होता है स्टमक में जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो पेप्सिन याद रखना, पेप्सिन नहीं होता, पेप्सिन होता है। ठीक है, द फूड इज चर्न्ड इनटू अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस कॉल्ड एज काइम। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि फूड जो मिक्स हो जाता है, ठीक है, छोटा छोटा सब्सटेंस बन के जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स हो जाता है उसको काइम बोलते हैं। अब स्टमक का काम हो गया, नेक्स्ट है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डियोडिनम में आ गया। डियोडिनम में सारे बाइल, लीवर लीवर और गॉल ब्लैडर से पूरा बाइल आ गया। पैनक्रियाटिक पैनक्रियास से पूरे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और जूसेस आ गए। सब कुछ डिओडिनम में आ जाने के बाद वहाँ पे डाइजेस्टिव ब्रेकडाउन
डाइजेस्टिव एंजाइम सारे आने के बाद वहाँ पे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है सबका। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है एमिलेज, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है प्रोटीएज, एंड लिपिड्स को या फैट्स को ब्रेक डाउन करता है लिपेज। ठीक है, तो याद रखना, एज 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 तो पता है। एमिलेज हमेशा कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, भले माउथ में हो या डिओडिनम में हो। प्रोटीएज प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा, और लिपेज लिप को ब्रेक डाउन नहीं करता, लिपिड, लिपिड्स मतलब फैट होता है। ठीक है, तो फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा कौन से चीजों का? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसी वजह से तुम्हारा विलाय होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हेरी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। विटामिन B12 भी जो होता है वो तुम्हारा यहाँ पे ही एब्जॉर्ब होता है। देन यू हैव द एब्जॉर्प्शन, द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ठीक है, ब्लड में चले जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, या तो लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं, जैसे कि फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। वाटर एंड सम विटामिन्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, एंड द रिमेनिंग वेस्ट, ठीक है, जो बाकी का पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स है और बाकी का वेस्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन को मूव किया जाता है। Indigestible food particles and waste products move into the large intestine, where waters and salts are reabsorbed. वहां से थोड़ा पानी और सॉल्ट जितना भी आप वापस ले सके, क्योंकि बॉडी को भी पानी की जरूरत है, तो वो रख लेता है। बाकी का चलो जाने दो। द रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम एंड एक्सपेल्ड थ्रू द एनस। एंजाइमेटिक एक्शन इन डाइजेशन, क्या क्या होता है? सबसे पहले हमने एमाइलेज के बारे में किया। अमाइलेज क्या कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट, कभी क्वेश्चन में आता है स्टार्च, तो नहीं किए। ठीक है, देन वी हैव पेप्सिन, ये स्टमक में सेक्रेट होता है। ठीक है, HCl उसको एक्टिवेट करता है, और ये प्रोटीन को, ठीक है, ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करता है। देन यू हैव पैनक्रियाटिक एमिलेज, तो ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है छोटे शुगर में, लेकिन तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम में। याद है ना, पैनक्रियाज अपने एंजाइम जो है वो ड्यूडेनम में भेजता है, और ड्यूडेनम में ये उसको ब्रेक डाउन कर लेता है। लिपेज, जैसे नाम से हमने देखा कि लिपिड्स या फैट्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। प्रोटीएज, जो प्रोटीन्स को लाइक नो ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड्स में। तो ये प्रोटीएसेस दो टाइप के होते हैं, ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। क्वेश्चन हमेशा पढ़ना, क्वेश्चन अगर ये लिखा हो कि कौन सा एंजाइम पेट में, दैट इज स्टमक में, ठीक है, और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, तो वो होता है पेप्सिन। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा एंजाइम है जो पैनक्रियास सेक्रीट करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, तो वो होते हैं ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन, या उसको प्रोटीएसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पेप्सिन वहां का ऊपर का, ठीक है, पेट का। ठीक है, ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन या प्रोटीएस नीचे ड्यूडेनम वाले। Then you have intestinal enzymes which break down the carbohydrates, that is disaccharides and monosaccharides, into peptidases and peptides into amino acids. ये इतना ज़्यादा कोई पूछता नहीं, but you should know. Absorption in the small intestine. The small intestine is designed for nutrient absorption primarily in the duodenum and jejunum. The absorption occurs through tiny hair-like structure called as villi, which increase the surface area for absorption. Each villus contains capillaries that absorb nutrients into the bloodstream and lacteals that absorbs fatty acids and glycerol into the lymphatic system. तो ये क्वेश्चन कभी आता है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि हाँ भाई वहां से न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब किया तो ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया। ठीक है, और विटामिन हो गए, ग्लूकोज हो गए, अमीन लाइक अमीनो एसिड्स हो गए, तो तुमने ब्लड में डाल दिए। लेकिन ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल लिम्फेटिक सिस्टम में जाते कैसे हैं? तो ये लैक्टियल, ये क्वेश्चन कभी आता है। ठीक है, तो लैक्टियल होता है वो चीज जो एब्जॉर्ब करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को और उसको लिम्फेटिक सिस्टम में डाल देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट भी जो है, ठीक है,
दे आर एब्सॉर्ब्ड एज मोनोसैकेराइड्स, दैट इज ग्लूकोज, तो ग्लूकोज वहाँ पे पूरा एब्सॉर्ब हो जाता है। प्रोटीन एब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है, एज अमीनो एसिड्स। फैट आर एब्सॉर्ब्ड एज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम वाया द लैक्टियल। याद रखना ये वर्ड्स, लैक्टियल, क्योंकि बहुत लोग लैक्टियल और सुन के लाइक लैक्टोज या मिल्क या उससे कुछ रिलेटेड सोच लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। दिस इज लैक्टियल्स, ठीक है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑल्सो अब्सॉर्ब्ड, वो भी एब्जॉर्ब होते हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है। बाकी का सारा लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। अब कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में सुनते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ लिया, क्या चीजें खराब हो सकती हैं। तो सबसे पहले एसिड रिफ्लक्स, जिसको GERD भी बोलते हैं, तो उसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रो, ठीक है। गैस्ट्रो मतलब तुम्हारा स्टमक। ईसोफेगल, क्योंकि ईसोफेगस होता है। रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है, क्योंकि ये मैंने जैसे बोला था, नॉर्मली क्या होता है, ये बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये कितना भी घूमता रहे ये ऊपर नहीं जा सकता, स्पिंटर बंद हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ये स्पिंटर ओपन रह जाता है, ठीक है। हेरिडेटरी हो सकता है या किसी रीजन की वजह से, और ये इसका ओपन होने की वजह से ये जब ये घूमता है, ठीक है, ये इसको चर्न करने लगता है, तब यहाँ से कुछ जो चीजें हैं वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। सो व्हेन द लोअर इसोफेगल स्पिंटर वीकन्स, स्टमक एसिड मूव्स बैक इनटू द इसोफेगस। तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, हार्ट बर्न होता है, जिसे ऊपर पेट की इस हिस्से में जलन टाइप, चेस्ट में थोड़ा जलन टाइप महसूस होने लगती है। रिगर्गिटेशन होता है, मतलब ऊपर आने लगता है खाना। चेस्ट पेन हो जाता है। डिफिकल्टी इन swallowing। ट्रीटमेंट क्या है, एंटासिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो आप पेंटोप्रोजोल वगैरह लेते हो तो वो उसको ठीक कर देता है। पेप्टिक अल्सर, तो जैसे हमने बोला कि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एच पाइलोरी, ठीक है, तो ये एच पाइलोरी, या जैसे आप बहुत ज्यादा पेन किलर ले लेते हो, तो इनके वजह से क्या होता है, जो म्यूकस लाइनिंग होती है, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव म्यूकस लाइनिंग है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है उसके एसिड से, वो ब्रेक हो जाती है। और ये ब्रेक होने की वजह से वो एसिड जो है उसको जलाने लग जाता है, और जला के ऐसे अल्सर बना देता है, ठीक है। तो जो पेट में अल्सर होते हैं उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। जो तुम्हारे डियोडिनम में होते हैं उसको डियोडिनल अल्सर बोलते हैं। बहुत दर्द होता है, ठीक है, बर्निंग स्टमक पेन होता है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, ब्लोटिंग भी होती है। तो एच पाइलोरी के खिलाफ एंटीबायोटिक्स या एंटासिड्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। और एनसेड्स जो होता है, अगर किसी को पेन किलर देने हैं, ठीक है, एनसेड मतलब पेन किलर होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो अगर ये किसी को पेन किलर देने हो तो उसके साथ वो क्या करते हैं, एंटासिड्स या पेंटोप्रोजोल उसके साथ देते हैं, ताकि ये म्यूकस लाइनिंग जो है वो खराब ना हो। या बोला जाता है कि आपको आपके डॉक्टर ने बहुत बार बोला होगा कि जब आपको पेन किलर लेने हैं तो खाने के बाद लेना, ठीक है, एम्प्टी स्टमक नहीं लेना। बिकॉज एम्प्टी स्टमक में ऑलरेडी स्टमक एम्प्टी होता है, एंड प्लस म्यूकस लाइनिंग ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को ये होता है। एक एंजाइम होता है लैक्टेज, जो मिल्क का जो शुगर होता है लैक्टोज उसको ब्रेक करने के लिए काम आता है। याद रखना, ASE, जैसे हमने बोला था, एस आएगा मतलब वो एंजाइम होता है। तो लैक्टेज वो एंजाइम होता है जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। वो एंजाइम इन लोगों में नहीं होता। फिर अगेन हेरिडिटरी हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, उसको कंट्रोल नहीं, मतलब उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्लोटिंग, डायरिया हो जाता है, जब भी मिल्क खाएंगे तो उनको पेट अपसेट हो जाता है, नोजिया वॉमिटिंग हो जाती है, पेट में गर्गलिंग साउंड, रम्बलिंग साउंड आ जाता है, डायरिया होने लगता है, क्रैम्पिंग्स होने लगते हैं। तो इनको यही बोला जाता है कि आप डेयरी और डेयरी के कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कम करो, अवॉइड करो। और लैक्टेज जो आप में नहीं बनता, ठीक है, जो बनना चाहिए लेकिन आप में नहीं बन रहा है, उसके सप्लीमेंट्स ले लो। सीलियाक डिजीज, तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब ये अपने आप से इम्यूनिटी जो है तुम्हारी
वही आ, खुद के बॉडी को अटैक करने लगती है। और ये तब होता है जब ये वाला इंसान जिसको ये ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी होती है, ठीक है, वो ग्लूटेन का कोई ब्रेड या कोई ऐसा प्रोडक्ट खा लेता है, तो उसको, जो उसकी बॉडी है, ठीक है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी है, वो खुद ही उसको उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग को डैमेज करना शुरू कर देती है, जिसके सिम्टम्स होते हैं डायरिया होता है, वेट लॉस होता है, फैटिक होता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है। और ऐसे इंसान को, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब वो ग्लूटेन खाता है, ठीक है, इस इंसान को स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट पे डाल देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे ऐसा ड्राइंग बना रहता है, और उस ड्राइंग पे ऐसा क्रॉस वगैरह बना रहता है, ठीक है, तो वो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स है कि नहीं। जैसे पीनट की एलर्जी होती है तो पीनट का भी डायग्राम बना हुआ रहता है। तो ये वाला स्पेशली ग्लूटेन के लिए होता है। क्या, तो याद रखना ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि सीलियाक डिजीज जो होती है वो कौन से प्रोडक्ट से होती है, या कौन से प्रोडक्ट का इंजेक्शन होने से इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है, तो ग्लूटेन याद रखना, ठीक है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है। स्ट्रेस से या डाइट से ये ट्रिगर हो जाता है। मोस्टली एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने लगते हैं, पेट अपसेट होने लगता है, म्यूकस आने लगता है बाउल मूवमेंट्स में। अम, आप जब वॉशरूम जाते हो फिर भी आपको लगता है कि यार ठीक से वॉशरूम हुआ नहीं है, या स्टूल जो है वो मोस्टली लूज होते हैं या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगते हैं। कभी सुबह को जाने का मन करेगा, कभी दोपहर में, कभी शाम को, तो मिक्स बाउल हैबिट होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का? डाइट को सुधारो, स्ट्रेस अगर है तो स्ट्रेस को मैनेज करो, और मेडिसिन पे ध्यान दो। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो याद रखना डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा मुंह से लेके पूरा नीचे तक पूरा आपको जानना है। ऑब्वियसली दूसरे ऑर्गन्स उसमें आते नहीं हैं, तो द वंस दैट यू शुड नो इज, हमने शुरू किया था माउथ से, ओरल कैविटी से लेके, ओरल कैविटी से हम पीछे आए तो वहां पे एपिग्लॉटिस हमें मिला, ठीक है, फेरिंग्स के पीछे। तो उसके बाद फिर इसोफेगस आया, इसोफेगस ने हमें स्टमक से जुड़ाया। स्टमक का जो सी हो रहा था ये ड्यूोडेनम था, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पैनक्रियास थे, ये लीवर है, लीवर के पाउच में तुम्हारा गॉल ब्लैडर है, यहाँ से जो बाइल आ रहा है ये ड्यूोडेनम में आ रहा है, पैनक्रियास से भी जो एंजाइम्स आ रहे हैं ये ड्यूोडेनम में आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब हो रहे हैं, जेजुनम में जुड़ रहा है, जेजुनम से वो इलियम बन रहा है, इलियम जो है वो सीकम को जुड़ रहा है, ठीक है, सीकम में जुड़ रहा है। सीकम में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। सीकम से असेंडिंग कॉलम बन जाता है, फिर तुम्हारा जो होता है ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम, और फिर तुम्हारा एनस बन जाता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग। कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं अभी। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, कमेंट करो कि आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है या टॉपिक है जो आपके नीट एग्ज़ाम जो मई 2025 में अभी आ रही है, तो उसमें अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट करो कि कौन सा टॉपिक पे हम अगला एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाएं। So we'll try to do our best to make the next video on that topic. चैनल को सब्सक्राइब करो, और दूसरे ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए हमें मोटिवेट करते रहो। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ द, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, तो लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ द एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखने के लिए कि क्या हमें जो हमने समझा, क्या अगर उस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं
तो आर वी एबल टू सॉल्व दैम? ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि लार्जेस्ट पार्ट सुन के ही मन में आ जाता है कि ओ लार्ज इंटेस्टाइन होगा, नाम ही लार्ज है। नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन का जो साइज है वो 1.5 मीटर्स है, ठीक है, वेर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज है वो 6 मीटर्स का है। तो बाय बाय डिफॉल्ट तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट है उसका, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट या लॉन्गेस्ट पार्ट याद रखना 6 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। सो एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, DJI। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टमक? स्टमक का मेन फंक्शन कौन सा है? प्लीज अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मत बोल देना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल तुम्हारे लीवर का फंक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन तुम्हारे पैनक्रियास का फंक्शन है। तो स्टमक का मेन फंक्शन है मैकेनिकल डाइजेशन। वेयर इज बाइल स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी? बाइल को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो बाइल बनाता है लीवर, लेकिन स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में, और वहां से बाइल डक्ट से वो ड्यूडेनम में आ जाता है, ठीक है। विच ऑर्गन इज द प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स? तो हमने अभी बोला कि न्यूट्रिएंट जो सारे हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलो, अमीनो एसिड बोलो, फैट्स बोलो, सारे जो है एब्जॉर्ब कहाँ से होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हैं। वहां से जो तुम्हारा ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, वो सारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। वेरएस जो तुम्हारे फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, और ग्लिसरॉल है, ये लैक्टियल से तुम्हारे लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, द विलाय ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर इम्पोर्टेंट फॉर, विलाय क्या होते हैं? हेरी लाइक स्ट्रक्चर है। तो हेरी लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं? समझ लो कि हेरी लाइक स्ट्रक्चर तुम्हारे हाथ के फिंगर्स है, तो ऐसे जो देखा पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, ठीक है, तो ऐसे पकड़ पकड़ के क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पानी का एब्जॉर्प्शन इतना नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। विच एंजाइम इज सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड बिगिंस कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन द माउथ? तो याद है हमने बोला था कि माउथ में सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करती है या स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है, वो है तुम्हारा अमाइलेज। पेप्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? पेप्सिन प्रोड्यूस करता है तुम्हारा स्टमक, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज, लाइपेज कौन कहाँ पे होता है? लाइपेज होता है तुम्हारे ड्यूडिनम में, तो ये ब्रेक डाउन करता है तुम्हारा लिपिड्स को, ठीक है, लिपिड्स या फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। ट्रिप्सिन या कीमोट्रिप्सिन जो है, दे आर प्रोटीएसिस, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, कहाँ पे? स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में यू हैव अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। माउथ में तुम्हारा सिर्फ अमाइलेज है, और पेप्सिन है तुम्हारा स्टमक में। तो क्वेश्चन माउथ के बारे में है, तो ये अमाइलेज आंसर है। द प्रोसेस ऑफ मूविंग फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक बाय वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड? क्या बोला था कि पीछे वाला जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये पाइप की तरह होता है कि पीछे वाला हिस्सा बंद होगा, आगे वाला हिस्सा खुलेगा, फिर वो वाला हिस्सा बंद होगा, उसके आगे वाला खुलेगा, ऐसे कर करके ये खाना जो है या फूड जो है वो माउथ से लेके नीचे तक आ जाएगा, और उस चीज को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। इंजेशन मतलब खाना माउथ में, लाइक डालना, वो इंजेक्शन होता है। इमल्सिफिकेशन मतलब फैट को जब तुम ब्रेक डाउन करते हो, इमल्सिफाई करते हो, उस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मूवमेंट है पेरिस्टालसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स इन द स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन? तो डाइजेशन के टाइम पे क्या हो जाता है? स्टमक में बात हो रही है, तो एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का तो होगा नहीं, बिकॉज ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फैट्स का जो बाइल ब्रेक डाउन करता है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टार्च का जो अमाइलेज डाइजेशन करता है,
ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एज वेल एज जो ब्रेक डाउन होता है वो तुम्हारा माउथ में भी होता है। तो ये स्टमक के बारे में बात हो रही है, तो स्टमक में पेप्सिन होता है जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। द एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय, तो पेप्सिनोजन से पेप्सिन जो बनना है स्टमक में, इसको एक्टिवेट कौन करता है? तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। बाइल तो पेट में होता भी नहीं है, सलाइवरी एमाइलेज तो सलाइवरी ग्लैंड में होगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज तो पैनक्रियास करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में और स्टमक प्रोड्यूस करता है, जो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन बना देता है, विच ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स। वेयर डज मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस? अब तो ये आंख बंद करने के बाद भी आपको समझ में आएगा कि ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है सब कुछ। द प्राइमरी रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन इज टू, क्या करना है बाइल को? बाइल दूसरी चीजों को देखता नहीं है, बाइल इसलिए प्रोड्यूस होता है ताकि तुम्हारे जो फैट तुमने, मतलब है ना, फैटी चीजें खा लेते हो ना बहुत सारा, ठीक है, तो फैट को जो इमल्सिफाई करना है, जिस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, बाइल उसका काम करता है। ठीक है, इमल्सिफाइंग फैट। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक? वापस आग बंद करके भी बोल दोगे, पेप्सिन है। ठीक है, अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सारे तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं। लाइपेज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो एज अगर निकाल दिया तो लिपिड्स, लिपिड्स या फैट्स, तो लाइपेज क्या करेगा? फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा वाला है? तुम्हारा प्रोटीएसेस है, जो तुम्हारा ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन है। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने वाला तुम्हारा अमीलेस है। ठीक है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर्स? वापस आग बंद करके ही बोल दोगे कि अमीलेस करेगा। पेप्सिन प्रोटीन को करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को करेगा, लेकिन सिर्फ पेप्सिन प्रोटीन को पेट में करेगा, स्टमक में। ट्रिप्सिन प्रोटीन को स्मॉल इंटेस्टाइन में करेगा, लिपेज लिपिड्स या फैट्स को करेगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को कौन करता है? एमिलेज करता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीएसेस लाइक ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन? वापस क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, कहाँ पे? तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू मैल्टोज? तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कौन करता है? तुम्हारा amylase. The small intestine is primarily responsible for the absorption of, एक चीज यहाँ पे समझ जाना कि स्टार्च को जब मैल्टोज में बदलना है, ठीक है, तो ये अमीलेज करता है। ठीक है, माल्टोज को फर्दर अगर ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, माल्टोज का फर्दर अगर ब्रेक डाउन करना है तो ये माल्टेज करता है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये एज बेसिकली यही बोलते हैं कि उस प्रोडक्ट को हम ब्रेक डाउन करा रहे हैं। लिपेज मतलब लिपिड्स को हम ब्रेक डाउन करा रहे हैं, माल्टेज माल्टोज को हम ब्रेक डाउन करा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्च को जो माल्टोज में करता है वो अमीलेज है, स्टार्च बोलो कार्बोहाइड्रेट बोलो, तो वो अमीलेज करता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ, क्या क्या करता है? पानी, विटामिन नहीं, ये वाले न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, इनको बचाता है, ये हमारे बॉडी को ज़रूरत है। तो बोलता है कि बाकी सारा छोड़ दो, पानी पी लेगा, विटामिन खा लेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी नारियल का पानी ले लेगा, लेकिन जो ग्लूकोज हो गया, ठीक है, मतलब ग्लूकोज की शक्ति चाहिए ना, तो शक्ति चाहिए उसको, एमिनो एसिड चाहिए, मसल बनाने हैं, फैटी एसिड चाहिए, तो ये सेव कर लो। बाकी का बाद में, बाकी का लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को बचा लेगा। ठीक है, in the large intestine the main function is to absorb water and electrolytes. The product of fat digestion are absorbed into the lymphatic system via, याद है हमने ये बोला था कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है, और जो
फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है, उनको लिम्फेटिक सिस्टम में डालते हैं। कैसे डालते हैं? लैक्टियल से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? डायरेक्टली कौन से वाले? अभी मैंने बताया अमीनो एसिड डायरेक्टली एब्सॉर्ब हो जाते हैं। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल लैक्टियल से जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच अमीनो एसिड्स हैं, याद रखो। द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज एब्सॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज। ग्लूकोज कैसे एब्सॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में? इट विल बी डन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन में फर्क होता है। ठीक है, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, एनर्जी खर्च करोगे तभी आपको ये ग्लूकोज आप एब्जॉर्ब कर पाओगे। थोड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, वेर एज दी अदर थिंग्स लाइक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जो होता है, ये मोस्टली पैसिव ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। डिफ्यूजन तो जैसे कि ये समझ लो कि जहाँ पे सोडियम ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पे वाटर जो है, वाटर का इनटेक इनफ्लक्स अपने आप से आ जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। सोडियम अपने यहाँ पे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, आप जब क्लास में पढ़ोगे ब्लड प्रेशर के बारे में, सो यू विल नो कि पानी में तुम्हारे ब्लड में जब आप नमक ज़्यादा खा लेते हो, ठीक है, तो जब सोडियम ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो क्या करता है, सेल का पानी जो है उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, और पानी ब्लड में ज़्यादा ब्लड आर्टरी ब्लड वेसल्स में ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा होने लगता है, और इसी से आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बिकम्स मोर इन दी ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर का जो मरीज होता है, पेशेंट होता है, उसको सॉल्ट कम करने के लिए बोला जाता है अपने खाने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन सिम्टम्स ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंट? तो हमने देखा कौन सा है, डायरिया, हाँ जाता रहता है वो बंदा बेचारा। ठीक है, नोजिया, उल्टियाँ करता रहता है, पेट का दर्द होता रहता है, तो ऑल ऑफ द अबव। क्या इसमें था? क्यों होता है लैक्टोज इंटॉलरेंट? बिकॉज उसमें एक एंजाइम नहीं होता जो बना नहीं सकता उसका बॉडी। जो एंजाइम होता है लैक्टेज, ठीक है, लैक्टोज को तोड़ने वाला लैक्टेज, ASE, ठीक है, वो बना नहीं पाता उसकी बॉडी। सीलिएक डिजीज इज कॉल्ड बाय एन ऑटो इम्यूनिक रिएक्शन टू, याद है ना, ब्रेड से हो रहा है। ठीक है, वो ब्रेड किससे बनता है? ग्लूटेन से। ठीक है। Which of the following condition is characterized by acid reflux from stomach into the esophagus? तो ऊपर ऊपर याद है वो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर बंद नहीं होता ठीक तरह से, तब जब स्टमक चर्न करने लगता है तो वो थ्रो करता है ऊपर। ठीक है, और ऊपर की वजह से ऊपर आ जाता है खाना। ठीक है, तो रिफ्लक्स हो जाता है, राइट? सो दैट इज GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर का मेन कॉज क्या है? स्ट्रेस, अल्कोहल कंजप्शन, सॉल्ट, ये सारा तो हो सकता है, लेकिन मेन है कि वो जो बैक्टीरिया है H. पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसके इन्फेक्शन जो होता है, ये उसका मेन कॉज है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्राइमरीली अफेक्ट्स द, कहाँ पे हमने बोला था, कहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में अफेक्ट होता है। इसीलिए बंदे को ऐसा लगता है कि यार मतलब टॉयलेट ठीक तरह से हुआ नहीं, थोड़ा सा कुछ रह गया, शायद कुछ रह गया है। ठीक है, या उसको फ्रीक्वेंट स्टूल होने लगते हैं, लूज स्टूल होने लगते हैं, क्योंकि पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है सबसे ज्यादा वहीं पे होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग swallowing? वो कौन सा फ्लैप होता है? आई टोल्ड यू एक फ्लैप होता है, राइट, जो रुकाता है कि जब आप सांस ले रहे हो तो वो खाने की तरफ चला जाता है, और जब खाना खा रहे हो तो वो ट्रैकिया को कवर करता है। और उस फ्लैप को क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। नाम को कैसे याद रखोगे? ग्लॉटिस का मतलब होता है टंग,
एपी का मतलब होता है उसके ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर काइंड ऑफ लाइक उसके पीछे की तरफ, यू नो टंग के पीछे की साइड पे ही होता है। ठीक है, जो हमने देखा था। तो ये फ्लैप की तरह होता है, तो यहाँ वहाँ चलता रहता है, होता रहता है उसका। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम? तो अमाइलेज तो है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को वो तोड़ता है। पेप्सिन तो है, प्रोटीन को वो तोड़ता है पेट में। लिपिड्स तो है, लिपिड्स या फैट्स को तोड़ता है। इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन हार्मोन है जो ब्लड के शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। कौन उसको प्रोड्यूस करता है? आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स, जो पैनक्रियाज में होता है। ठीक है, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। याद रखना, वो दो और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन भी और ग्लूकागॉन भी। इंसुलिन ब्लड के शुगर लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट काम करते हैं, लेकिन दोनों बनाते पैनक्रियाज ही हैं। ठीक है। तो आइलेट्स ऑफ पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन बनाते हैं, और आइलेट्स ऑफ लैंग्रिया के जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागॉन बनाते हैं। कौन से सेल्स है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अगर याद रह गया है तो याद रखना। इंसुलिन बीटा वाले बनाते हैं और ग्लूकागॉन अल्फा वाले बनाते हैं। तो दोनों एक ही घर में बनते हैं, लेकिन काम अलग अलग करते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिवर इन डाइजेशन इज टू, और कुछ नहीं, बाइल प्रोड्यूस करना। ठीक है, स्टोर कौन करेगा? गॉल ब्लैडर है ना, उसके नीचे स्टोर करता घूमेगा वो। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा। व्हाट स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक? माउथ को स्टमक कौन कनेक्ट कर रहा है? वो बड़ा सा पाइप जो तुम्हारे ट्रैकिया के पीछे से जा रहा है। ठीक है, और उसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसोफेगस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द टर्म काइंड रिफर्स टू, तो हमने क्या बोला था? जब स्टमक जो है, स्टमक का खाना गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम काइम बोलते हैं। ठीक है, फूड मिक्स्ड विथ गैस्ट्रिक जूसेस। विच विटामिन इज प्राइमरीली एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? तो ये मैंने जब बताया था तो आप लोगों को बताया था कि विटामिन B12 जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है प्राइमरीली। ठीक है, इसी वजह से आपने देखा होगा कि जिनका स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, या उनको कोई प्रॉब्लम है स्मॉल इंटेस्टाइन की, या कोई अल्सर या कोई इन्फ्लेमेशन है उस जगह पे, उनका विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको मिथाइल कोबालामाइन बोलते हैं। तो उनको विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस? तो कौन सा हार्मोन होता है जो गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करेगा? ऑब्वियसली इंसुलिन या ग्लूकागॉन नहीं होगा। ठीक है, वो पैनक्रियास बनाता है नीचे, आइलेट ऑफ लैंगर हैंड्स में बनता है वो। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूसेस को कौन सा हार्मोन ये करेगा? गैस्ट्रिन करेगा। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन? फाइनली कौन है? स्टमक तो ऊपर रह गया, स्टमक ड्यूडेनम को जुड़ गया, ड्यूडेनम जेजुनम को जुड़ गया, तो फाइनल है तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सीकम, सीकम के ऊपर असेंडिंग कोलॉन, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम, और उसके बाद एनस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? तो हम कैसे बोला था, कैसे याद रखो? या तो DJI याद रखो, या तो याद रखो पेप्टिक अल्सर होता है और ड्यूडेनल अल्सर होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में ही अल्सर ज्यादा होते हैं, बिकॉज एसिड जो होती है वहीं से आगे आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? डियोडिनम। देन इज द जिजुनम, फिर उसको लगता है इलियम, इलियम जाके मिलता है सीकम के फर्स्ट पार्ट। सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और उन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। Which of the following processes is responsible for the breakdown of large fat molecules into small droplets? तो कौन सा प्रोसेस बोला था हमने जो फैट्स को क्या करेगा?
इमल्सिफाई करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, जो बाइल कराता है। ठीक है, बाइल इसलिए सेक्रेट होता है ना ताकि वो इमल्सिफिकेशन कर सके, मतलब बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल सके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? कौन सा नहीं है? सिकम तो है, वो तो फर्स्ट फर्स्ट वाला पार्ट है। कोलॉन तो है, असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग है, सिग्मोइड है। रेक्टम तो है, एनस भी है। डियोडिनम नहीं है। डियोडेम तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और वो भी फर्स्ट वाला पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक? कौन रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक कराता है? देखो, ये डाइजेशन वगैरह की बात नहीं बात कर रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन तुम्हारे खाना कितना खाओगे, भूख लगी है क्या, नहीं लगी है तो मत खाना खाओ। ठीक है, तो तुम्हारी हंगर को कौन कंट्रोल करता है? कितना खाओगे, अभी खाओ, कल खाओ, परसों खाओ, कभी मत खाओ। ठीक है, ये कौन है? ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस करता है, ब्रेन। ठीक है, बस क्या बात है। सो वी आर स्टॉपिंग हियर। ठीक है, आपके एमसीक्यू सारे खत्म हो गए, एंड डाइजेस्टिव आपका खत्म हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको ये सेशंस पसंद आए। अगर आपको और कोई सेशन चाहिए या कोई टॉपिक है जिसको आपको डिफिकल्ट हो रहा है, हार्ड हो जा रहा है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, सो प्लीज़ कमेंट करना। सो वील ट्राई टू मेक more videos on that topic. If you want to have the slides या notes आपको अगर चाहिए हो या और MCQs प्रैक्टिस करने हो, तो हमारी साइट www.respiracademy.com को विजिट करना, और वहाँ पे आपको और मटेरियल्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।